नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में आज हम पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो विद्यापति का जन्म 1380 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1460 ईस्वी में हुई थी। और इनका जन्म बिहार के बिपसी ग्राम में, जो दरभंगा जिले में पड़ता है, हुआ था। और ये तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी विद्वान थे। और इनकी जो उपाधियाँ हैं वो है कवि शेखर, मैथिल कोकिल, कवि कंठार, लेखन कवि, खेलन कवि, अभिनव जयदेव, दशावधान, वैशंती के कवि, सरस कवि, नव कवि शेखर, कवि कुल शिरोमणि, कवि रंजन, पंचदेवोपासक, आदिकाल और भक्ति काल के युग संधि के कवि, क्योंकि ये आदिकाल की समाप्ति और भक्ति काल की शुरुआत की संधि रेखा पे स्थित थे। और जो पंचदेवोपासक है, ये उपाधि हरप्रसाद शास्त्री ने दी थी। आगे देखते हैं, इनकी रचनाएं देखते हैं। तो इनकी कुल 14 रचनाएं मानी जाती हैं। उनमें से केवल 3 रचनाएं ही हिंदी में मानी जाती हैं और बाकी रचनाएं संस्कृत भाषा में मानी जाती है। जो ये रचनाएं हैं, तो 3 रचनाएं जो हिंदी में हैं वो महत्वपूर्ण है। तो एक है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और एक है पदावली। जो पदावली है वो विद्यापति के कीर्ति और प्रसिद्धि का आधार है, वो पदावली रचना है। और संस्कृत में जो रचनाएं हैं वो है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय नाटक, विभाग सार। जो गोरक्ष विजय नाटक है, इनको मिश्र बंधु ने प्रथम नाटक माना और जो विद्यापति है उनको प्रथम नाटककार माना। किन्होंने माना? मिश्र बंधु ने। और एक रचना है विभाग सार, शैव सर्वसार, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, गया पतलक, दान वाक्यावली, वर्ण कृत्य और दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ये संस्कृत की रचनाएं होगी। और आगे हम देखेंगे अब विस्तार से जो हिंदी की 3 रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। उसमें हम पहले कीर्तिलता के बारे में देखेंगे। तो जो कीर्तिलता रचना है, इसकी पांडुलिपि हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से प्राप्त की। और इसकी भाषा है वो शुक्ल ने टकसाली अपभ्रंश बताई है। और विद्यापति खुद इनकी भाषा बताते हैं देसिल बैना, यानी कि अवट भाषा। देसिल बैना किसे कहते हैं? अवट भाषा। और सामान्य रूप से देखें तो इसकी भाषा अवट है। यदि प्रश्न आ जाए कि कीर्तिलता की भाषा कौन सी है, तो अवट है। और अगर शुक्ल के अनुसार आए तो टकसाली अपभ्रंश। और जो कीर्तिलता, इन्होंने जो वीर रस की कृति है उसमें जो नायक है वो राजा कीर्ति सिंह है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ये भृंग भृंगी स्वाद में रचित है। जो कीर्तिलता है वो भृंग भृंगी स्वाद में रचित है। और कीर्तिलता की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, देसिल बैना सब जन मिट्टा तेते तेतेशन जंपो अवट्ठा। इसमें बताया कि जो देसिल बैना है वो सब भाषा से मिट्टी है। देसिल बैना मतलब अवट भाषा है जो। और एक पंक्ति है कीर्तिलता की, बाल छंद बिजाऊ भाषा, दुहू नहीं लग गई दुजन हासा। और एक पंक्ति है, पुरुष कहानी हो कथो जसु पत्थाओ पुंतु। तो इसमें जो कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी। और आगे है, शकवाणी बहुवई भावई, पावई रस को ममने पावई। तो ये पंक्तियाँ हो गई कीर्तिलता के बारे में। अब हम देखेंगे कीर्ति पताका के बारे में। तो कीर्ति पताका में नायक है जो शिव सिंह है। और जो ज़्यादातर पंक्ति है या फिर अधिकतर प्रश्न कीर्तिलता पर ही बनते हैं और दूसरे बनते हैं कि पदावली पर। कीर्ति पताका पर कम ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जो पदावली है वो विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार है, जो मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा में? मैथिली। जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों अवट भाषा में, अवट। और जो पदावली है वो मैथिली भाषा में। और इसी के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो ये देखिए, पदावली के कारण ही मैथिल कोकिल कहलाई। और विद्यापति को लेकर एक विवाद है कि ये भगत है, सरंगारी है या क्या है। तो कुछ इन्हें भगत मानते हैं, कुछ सरंगारी मानते हैं और कुछ रहस्यवादी मानते हैं। तो देखिए, भगत मानने वाले कौन कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और चैतन्य महाप्रभु। ये तीनों विद्वान मानते हैं कि जो विद्यापति है वो भगत कवि है। और सरंगारी मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, डॉक्टर बच्चन सिंह और हरप्रसाद शास्त्री। ये मानते कि विद्यापति है जो सरंगारी कवि है। और गिरियर्सन है जो इन्हें रहस्यवाद
रहस्यवादी मानते हैं। और एक आनंद कुमार विद्वान है, वो भी इसे रहस्यवादी मानते हैं। और आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो विद्वानों ने विद्यापति को लेकर कहे हैं, विद्यापति या फिर उसकी रचनाओं को लेकर। खासकर पदावली के बारे में कहा है तो शुक्ल ने कहा है कि आध्यात्मिकता के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। तो इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो पदावली रचना है वो श्रृंगारिक है। इस कथन का सीधा अर्थ होता है कि जो पदावली है वो श्रृंगारिक रचना है। ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता के रंग के सच में आजकल बहुत सस्ते हो गए और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया। गीत गोविंद जो जयदेव की रचना थी। और डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि इन्हें भगत कवि कहना ठीक वैसे ही होगा जैसे खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। और डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हैं। अपरूप यानी सौंदर्य, या फिर कहे अपरूप मतलब अपूर्व सौंदर्य, अपूर्व सौंदर्य के कवि। और डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि ये जो पंक्ति है, सकी है नहीं पूछती अनुभव मोह, ये विद्यापति के जीवन दर्शन का सहारा है। ये तीनों कथन विद्यापति के बारे में बच्चन सिंह ने कहे। और आगे गिरीशन कहते हैं कि राधा जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा है। तो गिरीशन का मानना है कि ये रहस्यवादी है। पदावली है जो रहस्यवादी है और राधा है वो जीवात्मा है और कृष्ण है परमात्मा। निराला कहते हैं कि जो पदावली है वो नागिन की मादक लहर है। और विद्यापति के गीतों का सर्वाधिक प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। और जयदेव के गीत गोविंद के भाव व शैली के दर्शन पदावली में होते हैं, इसलिए विद्यापति को अभिनव जयदेव कहते हैं। जो जयदेव की गीत गोविंदी उसकी भाव व शैली पदावली में मिलती है, तो इसलिए विद्यापति को क्या कहते हैं, अभिनव जयदेव। देखिए एक पंक्ति है पदावली की, लोल कपोल ललित मणि कुंडल अधर बिंब अत जाई, भो भंवर नाश पुट सुंदर से देखी कीर लजाई। कीर लजाई, कीर कहते हैं तोते को, के तोता भी शर्मा जाता है सुंदर नाक को देख के। और पदावली में संयोग पक्ष अधिक है। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण है, लेकिन संयोग पक्ष अधिक है। आगे बच्चन सिंह कहते हैं कि मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, सास है, सौंदर्य उपभोग की ललक है और रूप दर्शन की अतिरिक्त प्यास है। ये पदावली को लेकर बच्चन सिंह का कथन है। अब हम देखेंगे पदावली की विशेषताएं। पदावली की विशेषताएं तो ये एक गीतिका भी है, इस पर मैथिली संस्कृति का प्रभाव है, इसमें नाद सौंदर्य व संगीतात्मकता विद्यमान है, लोक धुनों की प्रचुरता व मिठास है, विविध राग रागिनियाँ, वैयक्तिकता, अनुभूति की प्रवणता है, चित्रात्मकता व बिंब धर्मिता है, भक्ति श्रृंगार में द्वंद्व है। और कृष्ण भक्ति गीत काव्य की ये शुरुआत मानी जाती है। जो पदावली है वो कृष्ण भक्ति गीत काव्य की शुरुआती रचना मानी जाती है। और इसमें परिक्या प्रेमिका है। प्रेमिका दो प्रकार की होती है, एक होती है परिक्या और एक होती है सविक्या। जो पत्नी के रूप में होती है वो तो होती है सविक्या, और जो प्रेमिका के रूप में होती है वो होती है परिक्या प्रेमिका। तो ये परिक्या प्रेमिका है, इनके केवल मात्र सूरदास के यहाँ पर सविक्या प्रेमिका देखने को मिलती है, बाकी चैतन्य महाप्रभु है, विद्यापति है, इनके यहाँ पर परिक्या प्रेमिका देखने को मिलती है। और स्वानुभूति प्रबलता, और ये रचना इन्होंने स्वांत सुखाय लिखी है। जो पदावली है वो, इसमें राजा शिव सिंह व रानी लखिया देवी का नाम है जो प्रतीकात्मक रूप में मिलता है। और पदावली कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, जैसे खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसत धूलि तन तनु भरई। और एक पंक्ति है, शुदा मुख के वही निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजय माला। और एक पंक्ति है, सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन व धीरे, सपन रूप बचन एक भाष्य, मुख से दूरी करु चीरे। और भ्रमर गीत परंपरा का सर्वप्रथम संकेतित करने वाली ये रचना है। भ्रमर गीत परंपरा जो बाद में सूरदास के यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसका सर्वप्रथम संकेतन विद्यापति ने ही किया था। और
जो भ्रमर गीत की व्यवस्थित शुरुआत करने वाले कवि है वो सूरदास है। संकेतित करने वाले कौन है? विद्यापति। और भ्रमर गीत की व्यवस्थित शुरुआत सूरदास ने की थी। और आगे राम कुमार वर्मा कहते हैं कि विद्यापति की बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वह संधि में ईश्वर संधि कहाँ, और सद्य सनातन में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधन नहीं है। मतलब राम कुमार वर्मा है वो भी विद्यापति को श्रृंगारी मानते हैं कि ये कविता विलास की सामग्री है। और जो विद्यापति है उनमें 3 रसों की त्रिवेणी देखी जाती है, श्रृंगार, वीर और भक्ति। और अन्य संस्कृत रचनाएं हैं जैसे पुरुष परीक्षा, जिसमें ज्योतिष शास्त्र, काम शास्त्र व नीति शास्त्र का समन्वय किया गया है। और एक है दुर्गा भक्ति त्रिंगणी, जो विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर ने राजा गणेश्वर की स्मृति में लिखी थी और इसको पूर्ण विद्यापति ने किया था। वो नरसिंह देव के अनुरोध पर इसको पूर्ण किया था। और एक विद्यापति का नाटक है गोरक्ष विजय नाटक, जिसमें भाषा है संस्कृत और मैथिली दोनों का मिश्रण है। और मिश्र बंधु ने हिंदी का पहला नाटककार विद्यापति को माना है, और मिश्र बंधु ने ही हिंदी के पहले गद्यकार माना है गोरखनाथ को। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो आदिकालीन जो समन्वयात्मक चेतना के कवि माने जाते हैं वो विद्यापति हैं। आदिकाल व भक्तिकाल की युग संधि को मिलाने वाले कवि कौन है? विद्यापति हैं। और ये मूल रूप से शैव थे। जो विद्यापति वो शैव थे। शैव कहते जो शिव की आराधना करने वाले या शिव की पूजा करने वाले शैव थे, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम का इन्होंने सुंदर वर्णन किया। जो पदावली है उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। और आदिकालीन वीर काव्य को भक्ति की तरफ मोड़ा। हालांकि विद्यापति ने भी कीर्तिलता और कीर्तिपता का जो वीर ग्रंथ है उनकी रचना की, लेकिन बाद में इन्होंने मैथिली भाषा में पदावली लिखकर जो वीर काव्य जो वेगवती धारा है उसको भक्ति की तरफ मोड़ दिया। और इनकी कुल 14 रचनाएं मानी जाती हैं। उनमें से जो 3 रचनाएं वो हिंदी की और 11 संस्कृत की। 3 रचनाएं जो कीर्तिलता, कीर्तिपता को और पदावली, ये 3 रचनाएं हिंदी की मानी जाती है और 11 रचनाएं संस्कृत की मानी जाती है। तो आज हमने देखा विद्यापति के बारे में। इसके बाद में हमारा वो आदिकालीन गद्य साहित्य का एक टॉपिक बचा हुआ है, वो देखेंगे। उसके बाद हमारा आदिकाल पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।